भरोसे हैं या रेवड़ी भरोसे हैं? लाडली बहना जैसी योजना रेवड़ी नहीं है। शिवराज जी नारियल लेके चलते हैं, पुरानी योजनाएं भूल जाते हैं, नई नई आगे लागू करते रहते हैं। हमारी जितनी भी योजना हमने बनाई कोई ऐसी नहीं है कि जिस पर अमल नहीं किया हो। आप 1000 की बात करते हैं बहनों को, वो कहते हैं हम 1500 दे देंगे। वो आपसे बेहतर करके बता रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो इतना दे रहे हैं, हम इससे ज्यादा। आप अर्ध सत्य बोल रहे हैं। शिवराज जी की चल रही है, सिंधिया जी की चल रही है, या केंद्रीय नेतृत्व आता है तय कर देता है कौन कहां से चुनाव लड़ेगा? सिंधिया जी भी ऐसे नहीं कि मैनेज करने की जरूरत पड़ी है। मैनेज सब भी भारतीय जनता पार्टी में बेमानी है। मामा तो आपको लड़के भी बोलते हैं, लड़कियां भी बोलती हैं, ये पक्षपात। मामा का संबंध है शिक्षा से। लोग तो परेशान हो रहे होंगे, एक ही चेहरा देख देख के लोग सोचेंगे यहाँ। मैं इनसे पूछूं मुझसे परेशान है क्या कोई? यूसीसी पर आप लोग बैकफुट पर चले गए, सीधा प्रश्न पूछा। ना फ्रंट फुट पर ना बैक फुट। शिवराज जी का काम बोलता है, आपका कई नाम बोलता है। कई बार वो सपने में शिवराज चिल्लाते रहते, आप पूछ लेना उनसे। कभी तो युवाओं को भी तरजीह देनी चाहिए, कभी कुछ नए चेहरे भी आने चाहिए। 18 साल हो, अभी तो हम बूढ़े नहीं है, 64 साल की उम्र ही तो है। देश के दिल मध्य प्रदेश में हम आए हैं। नेहा बाथम, अंजना कश्यप और मैं श्वेता सिंह। स्वागत हम करें शिवराज जी आपका? नहीं, मैं आपका स्वागत करता हूं मध्य प्रदेश की धरती पर, देश के दिल मध्य प्रदेश की राजधानी में आपका हृदय से स्वागत। पहला प्रश्न आपसे पूछती हूँ, क्योंकि अब चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आपके जीवन में 2 कमल हैं, एक जो आपको खिलाना है और एक जो आपके सामने खड़े हैं, कमलनाथ। चुनौती बड़ी है आपके सामने, क्योंकि लगातार शासन इतने वर्षों का है। क्या इस बार थोड़ा सा डर ज्यादा है, क्योंकि अभी चुनावी तारीखों का भी ऐलान नहीं हुआ है और आपने 39 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इतनी जल्दबाजी में क्यों है शिवराज? डरना तो हमने कभी सीखा ही नहीं है मैडम। ये डर नहीं, आत्मविश्वास है। इतने पहले हम अपने उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं, जिसको सामने आना हो आ जाए। ये भरोसा है, विश्वास है अपने आप पर, अपने काम पर, जनता के प्रेम पर ये टिकट बांटना इतनी जल्दी, आत्मविश्वास है, तो मंत्री पद आवंटित करना चुनाव से एन पहले, ये क्या है? इसमें क्या दिक्कत है? इसके बाद भी अभी 3-4 महीने के बाद फिर मेरी सरकार बनेगी। उसके पहले मंत्रिमंडल का ये विस्तार हो गया, उसके बाद और देखें। शिवराज जी, ये जो गजब का आत्मविश्वास आपके अंदर है, जाहिर तौर पर आप अच्छे वक्ता रहे हैं, 18 साल से आपका यहाँ पर राज रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स आपके फेवर में भी काम करते हैं, लेकिन क्या वजह पड़ जाती है कि बार बार ऐसी खबरें आ रही हैं शिवराज जी को हटाया जा रहा है, शिवराज जी दिल्ली जा रहे हैं? क्या होता है ये, आप दिल्ली क्यों जाते हैं बार बार? मैं शायद सबसे कम दिल्ली जाता हूं, आपकी जानकारी सही नहीं है। सर, तो फिर ये आती कहां से खबर? ये मीडिया से आती है। तो कोई खतरा नहीं आपकी कुर्सी को, आपके ही नाम पर इस बार चुनाव लड़ा जाए? कई दिनों से मीडिया कहता रहा है, लेकिन मैं अभी भी बना हुआ हूं। जिस तरह की ताकत इस बार चुनावों में आपको झोंकना है, क्योंकि कमलनाथ की चर्चा एक बार फिर से मैं इसलिए ला रही हूं क्योंकि इस बार लड़ाई टक्कर की होगी। पिछली बार के नतीजों ने इस तरह के संकेत दे दिए थे। उसके बाद आपकी सरकार बनी, ये अलग बात है 14 महीने बाद कैसी बनी, लेकिन आपके लिए चुनौती बड़ी होगी कांग्रेस को, कमलनाथ को हैंडल करने का। क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? क्योंकि हमने तो किसी चीज को आज तक चुनौती माना ही नहीं, और हम कोई मेहनत चुनाव में नहीं करते। पूरे साल भर 365 दिन, हर महीने के 30 दिन और 24 घंटे हम काम में लगातार लगे रहते हैं। ऐसा नहीं कि चुनाव है तो एक्टिव हो गए। हम लोग कोई फसली नेता नहीं है कि जब चुनाव आया तो एक्टिव हो गए और चुनाव के बाद फिर आराम से बैठ गए। जनता की सेवा लगातार करते हैं, और इसलिए चुनाव में भी कोई विशेष प्रयत्न नहीं करते। चुनाव की अपनी स्ट्रेटजी बनती है। हमारी जो स्ट्रेटजी है वो साफ है, खुली हुई है। विकास और जन कल्याण, इन दोनों मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे। विकास बोलता है और लोगों की जो सेवा कर रहे हैं वो लोगों को दिखती है, महसूस होती है। दोनों ही चीजें हैं हमारे। पर कांग्रेस पार्टी ये क्यों कह रही है कि बीजेपी में तो 3 गुट हैं, एक शिवराज हैं, एक नाराज हैं, एक महाराज हैं? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। उनमें 17 गुट रहते हैं, इसलिए उनको हर जगह वही दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एकजुट है, एक मन है। हम सब मिलके, जो हमारे साथी आए भी सिंधिया जी के नेतृत्व में, वो सब मिलके एक हो गए, जैसे दूध में शक्कर मिलके एक हो जाती है। कई तो वापस भी चले गए कांग्रेस।
इक्का दुक्का तो आते जाते रहते हैं, जो केवल टिकट के लिए आते हैं जाते हैं, उनकी क्या चिंता करना। लेकिन उनका आना भी तो क्या आना था, आप फिर से मुख्यमंत्री बन गए। नहीं, जिनको आना था वो नहीं गए। जो इधर उधर से कहीं बह के थोड़ा बहुत आ जाता है वो अपने आप फिर साफ हो जाता है। आपने मुख्यमंत्री, आपने बात की चुनाव में, कहा कि काम के भरोसे रहते हैं। आप काम के भरोसे हैं या रेवड़ी भरोसे हैं? या फिर बीजेपी के मंच पर रेवड़ी नहीं बोलना है, उसे जन कल्याण कहना है, समाज का कल्याण करना है। अन्य पार्टियां करें तो वो रेवड़ी है, अगर आप लाडली बहना योजना करें तो वो रेवड़ी नहीं है, अगर आप अलग अलग स्कीम से लोगों को पैसे दें या फिर अंत्योदय योजना के तहत 5 रुपए में खाना दे तो वो रेवड़ी नहीं है। देखिए, मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं, लाडली बहना जैसी योजना रेवड़ी नहीं है। आप उस गरीब बहन से पूछो जो अपने बच्चों को, अगर बच्चा आके मां के गोद में बैठे और कहे कि मेरी शर्ट फट गई, मेरी फ्रॉक फट गई, मां की फ्रॉक दिला दे, दूध पिलाने की इच्छा हो, पोषण आहार देने की इच्छा हो, या छोटा मोटा खर्चा आ जाए और वो बहन के पास अगर पैसा ना हो और उसको 1000 रुपए के लिए हाथ फैलाना पड़े, उसको सशक्त करना रेवड़ी नहीं है। और ये हम आज से नहीं कर रहे। देखिए, महिला सशक्तिकरण हमारे जीवन का मिशन है, मेरे जीवन का मिशन है। और मुख्यमंत्री बनने के पहले जब मैं छोटा सा था तब मैंने बचपन में देखा था बेटा और बेटियों के बीच में भेद, अपने गांव में देखा, अपने घरों में देखा। मां भी अगर बेटा पैदा होता था तो खुशियां मनाती थी, बधाई गाई जाती थी, लड्डू बांटे जाते थे। लेकिन बेटी अगर पैदा हो गई तो मां का चेहरा उतर जाता था, जैसे बेटी नहीं हो गई हो, आफत हो गई हो। और वो जो चीज हम देखते थे, भेदभाव, तो मन में एक ही सवाल उठता था, एक ही मां की कोख से बेटा और बेटी दोनों जन्म लेते हैं, फिर दोनों में भेद क्यों? ये समझ में नहीं आता था कि बेटा बेटी में भेद क्यों किया जाता है। और जब इसका उत्तर खोजते थे तो उसका सारांश ये था कि बेटी की शादी बोझ है, बेटी को पालना बोझ है, बेटी की सुरक्षा बोझ है, इसलिए बेटी ना आए तो ही अच्छा है। बेटी की शादी को भी लोग बोझ मानते थे। इसलिए जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था, मध्य प्रदेश के कई मित्र जानते हैं, पत्रकार मित्र भी जानते हैं, तब भी हम बेटियों की शादी करते थे जो आर्थिक रूप से कमजोर थी। और मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने सबसे पहली योजना मानी, क्योंकि मैं जब कहता था कि बेटी और बेटा को बराबर मानो, तो एक बूढ़ी माँ ने मुझे कहा था, बड़ी बात कर रहा है, बेटी को और बेटे के बराबर मानो। बेटी अगर आ गई, बड़ी हो गई, तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तुम करवाओगे? मेरे मन में यह बात बैठ गई कि केवल कहने से नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा। और तब मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने सबसे पहली योजना कोई बनाई थी 2006 में, तो वो थी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। बेटियों की शादी सरकार करेगी, माता पिता बेटी की शादी को बोझ नहीं मानेंगे। और उसके बाद मन में एक विचार मेरे पैदा हुआ कि बेटी को कब पैदा होने देंगे लोग, क्योंकि सेक्स रेशियो बुरी तरह बिगड़ गया था। 1000 बेटों पे केवल 912 बेटियां पैदा हो रही थी। तो मुझे लगा बेटियों को लोग जब तक बोझ समझेंगे इस दुनिया में आने नहीं देंगे, बेटियां कोख में मारी जाती रहेंगी। इसलिए बेटी को बोझ नहीं, बेटी को वरदान बनाओ। और तब मेरे दिमाग में आया कि बेटी अगर पैदा हो, लखपति पैदा हो जाए, तो शायद माता पिता फिर ये कोशिश करेंगे बेटी को आने दो, बेटी के जन्म को मत रोको। और तब पहली बार हमने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना 2006-07 में। तब कोई चुनाव नहीं थे, कोई रेवड़ी बांटने का सवाल नहीं था। और उसमें यही तय किया कि बेटी अगर पैदा होगी तो माता पिता को चिंता की जरूरत नहीं है। बेटी के नाम से 30,000 रुपए के बचत पत्र खरीद के हम माता पिता के हवाले कर देंगे। और उसको हमने शिक्षा से जोड़ा कि वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 6000, 12वीं में फिर 6000। और अब लाडली लक्ष्मी 2 में कर दिया, कॉलेज में जाएगी तो 12,500, पास आउट जब कॉलेज से होगी तो फिर 12,500। और अब यह भी तय किया कि मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई में अगर उसका एडमिशन उसकी मेहनत से होता है तो उसकी फीस भी मामा भरवाएगा, उसके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। तो ये तो कांग्रेस भी यही कर रही है। अब उन्होंने भी 5 गारंटीज अनाउंस किया है, उसमें कहा है कि 1500 देंगे, वो 1500 देंगे। कांग्रेस ने कभी लाडली लक्ष्मी योजना 500 में नहीं सिलेंडर देंगे। मैं ये कह रहा हूं, कांग्रेस ने कभी लाडली लक्ष्मी योजना नहीं बनाई।
कांग्रेस ने कन्या विवाह योजना बंद कर दी थी जैसी सर उनकी नाम सरकार तो अलग अलग हो सकते हैं लेकिन काम तो वही होता है ना। कांग्रेस ये भी कहती है आपने 2500 से ज्यादा योजनाओं का ऐलान किया। शिवराज जी नारियल लेके चलते हैं, पुरानी योजनाएं भूल जाते हैं, नई नई आगे लागू करते रहते हैं। पुरानी वाली कब लागू करेंगे या पुरानी वाली पर काम कब करेंगे? अब मैं आपको 2500 योजनाएं कम नहीं होती है। मैं आपके माध्यम से योजनाओं को गिना देता हूं और पैसे बता देता हूं कि इसी साल इसी महीने कितने योजनाओं को हमने क्रियान्वित किया। 5वीं पास करके 6वीं दूसरे गांव बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनको साइकिल दिलाई, 4,500 रुपए उनके खाते में अभी डाला। 12वीं में जो बच्चे 75% नंबर लेके आते हैं उनको मामा लैपटॉप दिलवाता, अभी लैपटॉप दिए, इसके पिछले साल भी दिए, उसके पिछले साल भी दिए। जब कमलनाथ आए थे तब उनने बंद कर दिए थे। अगर 12वीं में अपने अपने गांव में कोई बेटा है बेटी सबसे ज्यादा नंबर लेके आता तो मामा स्कूटी दिलवाता, अभी दिलवाई। आप 2 दिन पहले के अखबार देख लें। हमने जितनी भी योजनाएं अनाउंस की, किसान को सम्मान निधि देने का सवाल हो, 0% ब्याज पर कर्जा देने का सवाल हो, कर्ज माफ की घोषणा वो करें, उन कर्ज का ब्याज हम भरवाएं। हमारी जितनी भी योजना हमने बनाई कोई ऐसी नहीं है कि जिस पर अमल नहीं किया हो। लाडली बहना भी बनाई तो लाडली बहना के खाते में 1.25 करोड़ बहनों के खाते में सीधे उनके अकाउंट में पैसा जा रहा है। तो जितनी योजना बनाई एक एक को क्रियान्वित करके दिया है। उनने जरूर, कांग्रेस ने हमारी योजनाओं को बंद कर दिया था। कन्यादान योजना बंद कर दी, तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दिए, गरीब बहन को बेटा बेटी के जन्म के पहले हम 4,000 देते थे वो बंद कर दिए, जन्म के बाद 12,000 देते थे वो बंद कर दिए, लैपटॉप बंद कर दिए। सारी योजनाएं तो उनने बंद की थी। कांग्रेस ने जिन चीजों का ऐलान यहां पर किया है, दूसरे राज्यों में ये ऐलान के साथ ही वो चुनाव जीत गए हैं, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, कर्नाटक हो। यहां पर भी वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कर रहे हैं। आप 1000 की बात करते हैं बहनों को, वो कहते हैं हम 1,500 दे देंगे। वो आपसे बेहतर करके बता रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो इतना दे रहे हैं, हम इससे ज्यादा देंगे। आप अर्ध सत्य बोल रहे हैं। 2 राज्य में वो जीते हैं लेकिन हारे कितने ये भी तो आप देखिए। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में कई जगह साफ हो गए। कोई अपवाद हो सकता है, ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि इक्का दुक्का जीतते भी हैं। लेकिन अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की जीत का, तो आज आप देखेंगे कितने बड़े हिस्से और कितनी बड़ी आबादी पर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों की सरकार है। पिछली बार कौन जीता था सर एमपी में? देखिए पिछली बार भी वोट 1 लाख हमें ज्यादा मिले थे मैडम। सीटों के गणित में हम थोड़े से पीछे रह गए थे और उसका कारण केवल एक था। उनने किसानों को कर्जा माफी की घोषणा की थी और ये कहा था कि 10 दिन में माफ, और 10 दिन में माफ नहीं किया तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल देंगे। 1.25 साल तक उन्होंने माफ ही नहीं किया। तो इस बार शिवराज जी का अंकगणित क्या कह रहा है? इस बार कितनी सीटें आएंगी और क्या आपकी ये लाडली बहन योजना मास्टर स्ट्रोक होगी आपके लिए? देखिए मेरे लिए लाडली बहन मेरे लिए एक रिश्ता है पवित्र, स्नेह, आत्मीयता का। तो ये और चुनावी साल में क्यों योजनाओं का ऐलान होता है? मैंने आपको बताया, अगर आप दिल से जुड़े हैं महिलाओं से, आप उनके लिए पहले भी योजनाएं लागू करते रहे, ये चुनावी करते साल नहीं रहे। में मैं इतनी तो बड़ी- उदाहरण, आज आप मेरी योजनाएं देखिए। आप जब चुनाव नहीं थे तब मैंने कन्या विवाह गिनाई, मैंने लाडली लक्ष्मी गिनाई। मैं था जिसने मध्य प्रदेश में सबसे पहले बहनों को स्थानीय जो सरकार होती है, ग्राम सरकार और नगर सरकार, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उसमें सबसे पहले मध्य प्रदेश था जिसने 50% रिजर्वेशन बहनों को दिया कि आधी सीटों पर केवल बहनें लड़ेगी, वहां चुनाव नहीं लड़ सकते। और इसलिए घर से निकली बहनें, कोई मेयर बनी, कोई नगर पालिका की अध्यक्ष बनी, कोई जनपद की अध्यक्ष बनी, जिला पंचायत की अध्यक्ष बनी, पार्षद बनी, सरपंच बनी, और आज सरकारें चला रही है। आज मध्य प्रदेश में 52% से ज्यादा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में अगर नेतृत्व कर रही है तो महिलाएं कर रही है। केवल इतने ही नहीं, मध्य प्रदेश पहला राज्य था जहां हमने तय किया, चुनाव नहीं थे उस समय, कि 30% भर्ती पुलिस में बेटियों की करूंगा, बेटियों के हाथ में डंडा दूंगा तो गुंडों की अकल भी ठिकाने लगा के बताएगी। मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने 50% रिजर्वेशन शिक्षकों की भर्ती में बेटियों को देने का काम किया। मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने सामान्य नौकरियों में भी 33% रिजर्वेशन अपनी बेटियों को दिया। तब कोई चुनाव नहीं थे। मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने तय किया कि अगर पुरुष के नाम पे संपत्ति खरीदोगे तो स्टाम्प शुल्क ज्यादा देना पड़ेगा, और अगर महिला के नाम पे खरीदोगे तो केवल 1% स्टाम्प शुल्क चुकाना पड़ेगा। पुरुष के नाम पे खेत, मकान, दुकान केवल पुरुषों के नाम खरीदी जाती थी। आज गर्व के साथ मैं कहता हूं कि स्टाम्प शुल्क बचाने के लिए ही भले क्यों ना हो 45% संपत्ति खरीदी जाती है महिलाओं के नाम। तब कोई चुनाव नहीं थे।
मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने तय किया कि अगर कोई प्लाट पट्टा देंगे या मकान बनेंगे तो महिला, स्त्री और पुरुष, प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया प्रधानमंत्री आवास योजना में, तो स्त्री और पुरुष दोनों का नाम होगा। मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने संबल योजना बनाई, जिसमें बेटा बेटियों की पढ़ाई निःशुल्क करने का, और बेटा बेटी को जन्म देने के पहले 4,000 रुपया महिला को, गरीब बहन को, और बाद में 12,000 इसलिए कि पोषण आहार भी मिल सके, बेटा बेटी को दूध भी पिला सके और आराम भी कर सके एक आध महीना गरीब बहन अपने घर पर रहकर। तो एक नहीं, ऐसी अनेकों योजनाएं लगातार चलती रही है। बेटी के जन्म से लेके अंतिम सांस लेने तक सरकार हमने माँ, बहन और बेटी के साथ खड़ी की है। महिला सशक्तिकरण हमारे लिए चुनावी नारा नहीं, हमारा मिशन है। मामा तो आपको लड़के भी बोलते हैं, लड़कियां भी बोलती हैं, ये पक्षपात क्यों? यहाँ पर देखिए आपके भांजे भी बैठे हैं, भांजियां भी बैठी हैं। नहीं तो मामा वो भी बोलते हैं, लेकिन अब भाई भी बन गए हैं, बहना बनाकर। कभी मामा कभी भाई। मामा का संबंध है शिक्षा से, मल्टीपल रोल में घूम रहे हैं। मामा शिवराज जी, का जो पिछला सवाल मैंने पूछा था आपसे, उसी पर वापस आते हुए कि कौन जीता था पिछली बार, कमलनाथ कहते हैं कि जनमत नहीं धनमत पर आप फिर से मुख्यमंत्री मैं तो बने। जनमत भी बता रहा हूँ, आप वोट देख लीजिए किसके ज्यादा थे, वोट हमारे ही ज्यादा थे। अरे सर, सीट से बनती है सरकार प्रभु, और उनकी भी बहुमत नहीं था, आपको ये भी पता है। हाँ, ठीक है। उनका बहुमत नहीं था। हम चाहते, बीएसपी का साथ मिला, सबका साथ मिला, निर्दलियों के साथ बनाई सरकार। हम फिर जो चाहते हुआ तो सब जानते हैं। हम चाहते तो उस समय भी सरकार बना सकते थे, लेकिन मैं सीधे गवर्नर हाउस आया और मैंने कहा कि अब उनकी सीट ज्यादा है तो मैं सरकार बनाने का कोई दावा करूंगा ही नहीं तो हमारे पास भी निर्दलीय आ सकते थे, हमारे पास भी दूसरी पार्टियों के लोग आ सकते थे। आपका क्या, आप तो बाद में कांग्रेस वालों को ही ले आए। नहीं, जब हमने नहीं, जब इनने वादे पूरे नहीं किए, हाँ। वचन नहीं निभाए, हाँ। और याद सिंधिया जी ने दिलाया तो बाहें चढ़ा के कहा कि सड़क पे उतर जाओ, तो उनका उतर जाओ देख लूंगा। तो ये तो उनकी पार्टी का सवाल था। उसी पर सवाल मेरा वही था ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर, उनको मैनेज करने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? अभी टिकट विकेट फाइनलाइज हो रहा है, कौन किसकी चल रही है? सर सवाल सुनिए, शिवराज जी की चल रही है, सिंधिया जी की चल रही है, या केंद्र नेतृत्व आता है तय कर देता है कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, और यहाँ पर सब मन महसूस के रह जाते हैं कि हमारे उम्मीदवार को एक तो मैं ये कह दूं कि हम में से कोई ऐसा नहीं है, सिंधिया जी भी ऐसे नहीं है कि मैनेज करने की जरूरत पड़ी है। मैनेज शब्द ही भारतीय जनता पार्टी में बेमानी है। हम तो प्रेम स्नेह से जुड़े हुए हैं और साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण पार्टी है। सामूहिक रूप से हम लोग साथ काम करते हैं, केंद्रीय नेतृत्व का भी हमको मार्गदर्शन मिलता है, फैसले करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस बार ऐसा क्या अलग है कि पिछली बार आपने केवल वोट अतिरिक्त लिए, इस बार आपको विश्वास है कि सीट ले लेंगे आप, जबकि आपको तो और साल बीतते जा रहे हैं, लोग तो परेशान हो रहे होंगे, एक ही चेहरा देख देख के लोग सोचेंगे क्या आप। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, मुझसे परेशान है क्या कोई? एक फटीक नहीं आता है क्या एक मुख्यमंत्री, और कितना कितने साल रिकॉर्ड? फटीक ये सब कुछ नहीं है। मीडिया के स्टूडियो में इनकी चर्चा होती है। आप मेरे साथ जनता के बीच चले। इस बार अलग क्या हुआ है शिवराज जी? इस बार क्यों आपको ज्यादा सीटें मैं मिलेंगी? जनता को प्यार करता हूं, जनता मुझे प्यार पिछली बार करती है। कम हो गया था लोगों का उनका। विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर और अपने नेता प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पर है। लोग उनके पीछे चलते हैं और विकास के काम केंद्र सरकार ने जो किए वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। अब कल परसों ही पूरा देश गर्व के साथ सीना फुला के कह रहा था चंद्रमा पे अब हमारा चंद्रयान उतर गया है। एक नहीं, ऐसी अनेकों उपलब्धियां हैं और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो विकास के काम करे। अब देखिए आप, तब और अब का अंतर 1 मिनट में। देखिए क्यों करें लोग। तब जब कांग्रेस की सरकार थी, सड़कें टूटी फूटी थी, केवल 60,000 किलोमीटर, आज 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा शानदार सड़कें हैं। तब बिजली आती कम थी, जाती ज्यादा थी, 2 घंटा 3 घंटा। बिजली का उत्पादन केवल 5,000 मेगावाट था, आज 29,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन है। तब सिंचाई की व्यवस्था ना के बराबर थी। कांग्रेस, राजा, नवाब, अंग्रेज सब ने मिला के सिंचाई की व्यवस्था की थी। केवल 7.5 लाख हेक्टर में अब 47 लाख हेक्टर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था हो गई है और 65 लाख हेक्टर की तरफ हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तब पर कैपिटा इनकम थी केवल 11,000 रुपया, आज पर कैपिटा इनकम है 1,40,000 रुपया। तब मध्य प्रदेश का बजट था कुल 21,000 करोड़, आज मध्य प्रदेश का बजट है 3,14,000 करोड़। तब अर्थव्यवस्था का आकार मध्य प्रदेश की जीएसडीपी थी केवल 71,000 करोड़, आज हम 15 लाख करोड़ को क्रॉस कर रहे हैं। जाल में उलझा रहे हैं, उलझा नहीं रहे, मैं सच बता रहा हूँ। एक बात बताइए, उलझाने का सवाल नहीं, ये मैं सच बता रहा हूँ। जब ये देखते हैं कि लगातार प्रगति हो रही है,
तो लोग अब हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 18% लगातार। आप बार बार इंडस्ट्रियल अंजना को ग्रोथ बोल रेट रहे थे कि 24% पिछली बार लगातार। आपके वोट ज्यादा आए थे, लेकिन संजीवनी के तौर पर तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ही आए काम। इस बार बैकअप प्लान क्या है? अगर वोट आपका शेयर ज्यादा होता है लेकिन सीटें कम होती हैं, तो शिवराज जी और बीजेपी का बैकअप प्लान क्या है? हम बैक रहने नहीं वाले, तो अब क्यों करें हम तो शानदार अरे बहुमत सर, से सरकार ऑप्शन के बनाएंगे। तौर पर तो रखता है ना आदमी कि अगर इतनी सीटें नहीं आई हमारी। कोई ऑप्शन नहीं, क्लियर कट शानदार मेजॉरिटी सारे रिकॉर्ड तोड़ के भारतीय जनता पार्टी की आएगी, इसलिए कोई बैकअप प्लान नहीं, सीधे हम सरकार बनाएंगे। पिछले बार के चुनाव में जो हारे थे उनमें से 14 लोगों को फिर टिकट दे दिया आपने। ये जो 39 लोगों की लिस्ट है उसमें, तो इसमें क्या दिक्कत है? वही पूछ रहे हैं, क्या सोच क्या है? जो पिछली बार चुनाव हारे थे उनको आपने इस बार फिर से टिकट दिया है। हारने को कौन नहीं हारा? बड़े बड़े इंदिरा जी भी हारी, अटल जी भी हारे, तो इसका मतलब थोड़ी कि एक बार हार गए, एक आध चुनाव तो सब तो हार गए तो बिल्कुल बेकार ही हो गए। इस बार देखकर तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ी स्थिति ज्यादा विकट हो गई है। कमलनाथ जी हनुमान जी के भक्त हो गए हैं बिल्कुल। बागेश्वर बाबा को वहां पर देखिए स्वागत करके ले गए, हिंदू राष्ट्र पे खुल के बोल रहे हैं। ये तो आपकी पिच को आपसे हथिया रहे हैं। ऐसा था कि ये अद्भुत वातावरण इस समय बना है देश में। जो लोग भगवान राम को कभी काल्पनिक मानते थे कि है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है, राम मंदिर के नाम पर उघरते थे जय श्री राम, ऐसा लगता था जैसे कोई गाली दे रहा हो उनको। लेकिन अब वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, त्रिशूल धारण कर रहे हैं, त्रिपुंड लगा रहे हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, अब गाते फिर रहे हैं दिग्विजय सर, सिंह पूरा और हनुमान कमलनाथ लोक को। बना दिया आपने तो। उस हम तो पहले परियोजना से ही पर बना कितना खर्च हुआ सर? ये देखिए, soft आज नेतृत्व जो आप कर रहे हैं। आज मैं आपको उदाहरण दूंगा उज्जैन के महाकाल महालोक का। आज अगर श्रद्धालुओं की संख्या देखेंगे महाकाल महालोक बनने के बाद, तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आज सबसे ज्यादा श्रद्धालु अगर कहीं आ रहे हैं तो महाकाल महाराज के दर्शन और महाकाल महालोक को देखने आ रहे हैं। तो ये श्रद्धा का विषय है हमारे लिए, आस्था का विषय भी है। कोई आज थोड़ी कर रहे हैं, श्रद्धा भी है, आस्था भी है, विश्वास भी है। लेकिन रिलीजियस टूरिज्म भी कितना बड़ा, उज्जैन की इकोनॉमी पूरी चेंज हो गई, आप जाके देखिए। हालांकि वहां जो मूर्तियां गिरी उसको लेकर अब बड़ी बवंडर में चिंता। कोई एक मूर्ति गिर जाए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? कहा गया फिर लगा दी गई। भ्रष्टाचार की वजह से मूर्तियां गिरी, क्योंकि उसमें जिस तरह की क्वालिटी मटेरियल की लगाई गई, वो ऐसा केवल कागज बौखलाए। पर कुछ और थी शिवराज जी, और एक्चुअल में कुछ और लगा था, इसी वजह से मूर्ति गिरी। उनके झूठ का कोई ठिकाना नहीं है। वो जब और कोई रास्ता नहीं दिखता तो इस तरह के काल्पनिक और झूठे सवाल, क्योंकि विकास में मुकाबला नहीं कर सकते, काम में मुकाबला नहीं कर सकते, तो इस तरह के आरोप मरते। अब जाके देख के आइए मैं गई थी सर। महाकाल ज्योतिर्लिंग में हाल ही में गई थी। हाँ, और आप देखिए कितने लोग आ रहे हैं और महाकाल लोग को देख के चमत्कृत हो रहे हैं। एक अद्भुत सृष्टि रची गई है वहां। ठीक है, हिंदुत्व वाले पिच पर फिर से आपको लेकर आते हैं जरा। बागेश्वर बाबा की जब आरती उतार रहे थे कमलनाथ जी, तो शिवराज जी को क्या लग रहा था? मुझे तो कुछ नहीं लग रहा। संतों का सम्मान सबको करना चाहिए। ये जरूर लग रहा था कि ये चुनावी भगत बन रहे हैं। इसके पहले उन्हीं की पार्टी के लोग गाली देते रहते थे, उन्हीं की पार्टी के लोगों ने आलोचना की, गाली दी। कमलनाथ जी तो हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे 82% हिंदू है तो ये हिंदू राष्ट्र है। आपका एजेंडा अब छीन मैं रहे तो हैं मैडम सोनिया गांधी से पूछना चाहता हूं कि उनका क्या कहना है। सोनिया गांधी कुछ बोले, राहुल बाबा कुछ बोले, उनके नेता जवाब दें इसका। तो छिंदवाड़ा में आपने अटैक कर दिया, हनुमान लोक बना रहे, उन्होंने बड़ी सी मूर्ति बनाई तो आपने हनुमान लोक का ऐलान कर दिया। मूर्ति तो जब कमलनाथ नहीं थे उसके बहुत पहले से थी। तो हनुमान लोक छिंदवाड़ा में ही क्यों? एक ऐसी सीट जो कि एक जगह लोक नहीं बन रहा है। आप देखिए महाकाल महालोक बना, राम रजा लोक बन रहा है ओरछा में, देवी लोक बन रहा है सलकनपुर में, अहिल्या लोक बन रहा है महेश्वर में, हनुमान लोक। ऐसा क्यों? हमारी संस्कृति, हमारे जीवन मूल्य, हमारी परंपराएं, हमारी विरासत, हमारी धरोहर, इसको हम लोगों के सामने लाते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं, ताकि हमारी संस्कृति, हमारे जो आस्थाएं हैं, उनसे आने वाली पीढ़ी भी परिचित हो सके। तो इसमें गलत क्या है? लेकिन कमलनाथ के हिंदुत्व को आप कैसे काटेंगे? उसकी सुनिए, सवाल तो सुनिए पूरा। गिरिराज सिंह को आपने वहां भेज दिया, फिर गृह मंत्री अमित शाह भी आए, वो भी वहां जाते हैं। छिंदवाड़ा को लेकर आप लोगों इस बार बहुत अग्रेसिव दिख रहे हैं, आक्रामक दिख रहे हैं, क्यों? छिंदवाड़ा जीतना है इसलिए, और क्यों?
जीतेंगे हम। नहीं, आपको लगता है जीत सकते हैं? क्योंकि क्यों नहीं? छिंदवाड़ा में जिस तरह का पिछली बार कितने वोट से जीते? नहीं, मैं इसलिए 37,000 वोट से लोकसभा जीते हैं। इस बार आपने 29 में से 29 मैं छिंदवाड़ा के सारी लोकसभा की विधानसभा सीटें में। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आप ये बताइए कि जो हनुमान जी की मूर्ति आप कह रहे हैं, वो तो कमलनाथ कहते हैं उन्होंने उसका निर्माण करवाया है, जो ऊंची सी मूर्ति है। अब वो तो पूरा मध्य प्रदेश जानता है। अब वो तो अगर आज कह दें कि लाल किला और कुतुब मीनार भी मैंने बनाई तो मैं क्या कह सकता हूँ? आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने वो मूर्ति नहीं बनाई है? वो मूर्ति उनके कई वर्षों पहले से है। तो मैं वापस आ रही हूँ उस सवाल पे। आपने कहा कि उनको हराना है, लेकिन हराने के लिए मैं पूछ रही थी उनके हिंदुत्व की काट क्या आप खोजेंगे? क्योंकि हमारे- उनकी छवि अलग है। देखिए, नर्मदा हिंदुत्व- आरती हो रही है। हिंदुत्व का मतलब हाँ, केवल आरती नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिना हिंदुत्व है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती हिंदुत्व है। वसुदैव कुटुंबकम हिंदुत्व है। प्राणियों में सद्भावना हिंदुत्व है। सर्वे भवन्तु सुखिना हिंदुत्व है। आत्मवत सर्वभूतेषु हिंदुत्व है। जियो और जीने दो हिंदुत्व है। तो मूल हिंदुत्व को तो वो समझें। वो तो वोटों के लालच में इस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं, लेकिन हमें प्रसन्नता है। हनुमान जी की पूजा करें, सेवा करें, अच्छी बात है करें। जय श्री राम बोले, अच्छी बात है करें। हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं। बैलेंस तो दिग्विजय सिंह भी कर देते हैं ना। वो कमलनाथ जी हिंदुत्व की बात कर देते अब हैं। ये उनकी दिग्विजय शायद सिंह उसको रणनीति बैलेंस होगी कर कि रहे हैं। एक हिंदू बोलो और एक और तो कुछ उनको बोलो। दोनों तरफ फायदा हो रहा है। आपको देखिए, नहीं हो रहा है। हम इनको चुनावी लाभ और हानि की दृष्टि से नहीं देखते। ना भगवान श्री राम हमारे लिए चुनाव के लिए। हम सबका समान आदर करते हैं। कोई चुनावी मुद्दे हमारे लिए नहीं। ये आस्था के विषय है, श्रद्धा के विषय। सर, आस्था का विषय क्योंकि आपने कहा, मैं हाल ही में ओंकारेश्वर भी गई थी। ओंकारेश्वर का जो सफर है ना खंडवा से, सर, उस सड़क में गड्ढे ज्यादा है, सड़क कम है। आपने क्या ये भी- विकास का एजेंडा आपके लिए यही है? आपने मध्य प्रदेश की पूरी सड़कें देखिए, उस सड़क का भी निर्माण हो सर, रहा आपने है। कहा कि रिलीजियस टूरिज्म से इस वक्त सबसे ज्यादा पैसा मध्य वहाँ प्रदेश को शानदार आता है। सड़क बन रही है मैडम पूरी। अब आप देखेंगे निर्माण का काम चल रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर शिवराज सिंह चौहान का क्या मानना है और आप पहल करेंगे? मैं व्यक्तिगत रूप से वही मेरा मानना है जो भारतीय जनता पार्टी का मानना है। हमारी पार्टी में अलग अलग विचार किसी मुद्दे पर नहीं होते। एक साथ मिलकर पार्टी विचार करती है और फिर आगे बढ़ती है। क्या यूसीसी पर आप लोग बैकफुट पर चले गए? नहीं, सीधा ना। प्रश्न पूछती हूँ। ना फ्रंट फुट पर ना बैक फुट पर। धीमी आंच पे बस पकाते रहना है। नहीं नहीं, ना आज ना जानते ना आँच- धीमी जानते। हम तो जनता की सेवा करना ना जानते आंच हैं। बढ़ाना है ना आंच घटाना है, धीमी आंच पे उसको रखा हुआ ये है। धीमी आंच क्या होती है मुझे समझ में नहीं आया। अलग अलग राज्यों के सीएम अलग अलग राय यूसीसी पर क्यों रखते हैं, सर? नहीं, हमारी कोई अलग राय नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी की राय वही हमारी राय। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो फैसला करेगी केंद्र में, उस फैसले के पीछे हम खड़े हैं। कॉमन सिविल कोड सिद्धांता हम लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके कुछ भी कर दो। अलग अलग अगर लोगों की अलग अलग तरह की परंपराएं हैं तो उनके बारे में भी विचार करें। सर, कुछ ही महीनों में तो आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो फिर आपने जो मंत्रिमंडल विस्तार किया है उनको काम करने का वक्त कब मिलेगा? काम तो मंत्रिमंडल पहले से कर रहा है, कोई जो आज नए थोड़ी किया। सर अभी आपने मंत्री शामिल कर लिए, जो हाँ, तो मंत्रिमंडल एक दिन भी विस्तार- मिलता है तो उसमें काम करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? सर, अक्टूबर में तो आचार संहिता आ जाएगी, नवंबर में चुनाव हो जाएंगे। तो सितंबर में काम करेंगे, उसमें दिक्कत एक क्या है? महीने अक्टूबर सर के वक्त जितने दिया दिन आप। मिलेंगे उनमें काम करेंगे। और इसके बाद जब तक चुनाव होते हैं तब तक भी सरकार काम करती रहती है। चुनाव के बाद फिर सरकार आएगी तो फिर काम करेंगे। शिवराज जी, आदिवासी जिन्हें आप लोग वनवासी भी कहते हैं, उन वोटों की बड़ी समस्या पिछली बार लगी थी ऐसी, क्योंकि सबसे अधिक जहां पर डेंट मारा था कांग्रेस ने आपको, वो उन्हीं सीटों पर मारा था। तो इस बार आपको लगता है कि समाज आपसे अब खुश हो चुका है, अब वो नाराजगी नहीं है, उस तरीके से नहीं होगा? क्योंकि वहां के कांग्रेस ने उस समय भ्रम फैलाए थे कई तरह के। अब वो सारे भ्रम दूर हो गए। चाहे वो हमारे आदिवासी क्षेत्र हो, अनुसूचित जाति के भाई बहन हो, अलग अलग योजनाएं सबके कल्याण के लिए बनी है। मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट भी हमने लागू किया है। जल, जमीन और जंगल के अधिकार उनके हाथ में सौंपे हैं। एक नहीं अनेकों, अगर मैं सुनाऊंगा तो एक श्रृंखला है जो हमने किया है। और इसलिए अब सब हमारे साथ है। जो एसटी सीटें हैं, पिछले चुनाव की जो बात श्वेता कर रही थी, 47 सीटें, उसमें से 31 सीटें कांग्रेस पार्टी को चली गई थी। हाल ही में 1-2 घटनाएं भी हुई, फिर आपने उस व्यक्ति को हिरासत में भी लिया गया और आपने उनके पैर भी धोए। क्या ये सब शिवराज जी को इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आपको ट्राइबल्स का फिर से विश्वास जीतना है? देखिए, हम कोई काम विश्वास, चुनाव विश्वास तो जीतना है, लेकिन चुनाव को देख के नहीं। ऐसी गतिविधियां सेवा की हम 5 साल चलाते हैं।
इतने बड़े प्रदेश में कुछ घटनाएं हो सकती है, लेकिन घटना अगर कोई ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण होती है तो हम जबरदस्त एक्शन भी लेते हैं, कार्रवाई भी कड़ी करते हैं, क्योंकि इतने बड़े समाज में कुछ ना कुछ घटनाएं कहीं ना कहीं घटित हो जाती है। जब कांग्रेस की सरकारें थी तब भी घटित होती थी, ऐसा नहीं कि तब नहीं होती थी घटित। वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है अगर ऐसी घटना होती है। तो ऐसी घटनाओं पर अगर कोई गड़बड़ कर रहा तो उस पर एक्शन लेना, कठोरतम दंड देना और कार्रवाई करना, और जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको गले लगाना और उनको फिर से आगे बढ़ाने का प्रयास करना हमारा धर्म है। जिस मुद्दे पर कांग्रेस इस बार आपके खिलाफ चुनाव लड़ रही है, उसमें एक लंबी फहरिस्त कमलनाथ निकाल कर लाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो घोटाले हुए हैं उन्हें लेकर, इसको लेकर सबसे ज्यादा आक्रामक हैं आप पर। ऐसा है, उनको तो पानी पियो घोटाला, नाश्ता करो घोटाला, चाय पियो घोटाला, नहा लो घोटाला, उठ लो घोटाला, बैठ लो घोटाला, कोई भरोसा करता, उन्हीं को विश्वास नहीं। जब पत्रकारों ने पूछा कि घोटाले कौन से बताओ तो उनका तुम ही पढ़ लो। अब इस तरह की नॉन सीरियस अगर वो बातें करेंगे तो भरोसा कौन करेगा। सर, कमलनाथ ने तो बाकायदा ट्वीट करके 20 अगस्त को कहा कि मध्य प्रदेश में कमीशन राज चलता है और इसका हिसाब आपसे मांगा, आप उसका हिसाब देना चाहेंगे? ऐसा है कि जनता उनको जवाब देगी इस चुनाव में। कर्नाटक में कोई कुछ कह के अगर उनको ऐसा लगा कि इस तरह की झूठी बातें करके कोई भ्रम में आ जाएंगे तो उनका भ्रम जनता ही दूर करने वाली है। कर्नाटक की जीत के बाद उनमें अच्छा खासा उत्साह है, क्योंकि उनको लगता है कि वहां पर जिस तरह से उन्होंने बासवराज बोम्मई को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा था, वैसे ही शिवराज सिंह चौहान पर यहाँ पर वो मोडस ऑपरेंडी अपना रहे हैं कि उनको उसी तरीके से आपको घेरना है। लेकिन उनके एक आरोप के बाद आपने एफआईआर भी दर्ज कराई। आपने दावा किया कि फेक लेटर से गलत खबर फैलाई जा रही थी। उसकी डिटेल्स क्या है? क्या आपकी पुलिस जांच कर रही है? क्या हो रहा है? डिटेल्स केवल ये है कि कोई डिटेल ही नहीं है उसकी, वो आदमी का आता ही पता नहीं है, कहीं ना घर है ना बाहर है, पूरा ढूंढ के देख लिया। लेकिन मैं इसको इसलिए नॉन सीरियस मानता हूं कि इस तरह की झूठी बातों पर जनता भरोसा करती नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं देता। प्रियंका वाड्रा पे इतने सारे केस क्यों कर दिए आप लोगों ने? अब किसी ने आहत होकर अगर थाने चला गया होगा, कुछ एक बात ही तो बोली थी, आरोप लगाया था, चुनाव का समय है तो आरोप लगा दिया प्रियंका वाड्रा। इसलिए लगाते रहे आरोप, परवाह नहीं। परवाह नहीं, आप डराने का काम कर रहे हैं अपने विरोधियों को। वो तो कहते हैं कि देखो खाली ईडी सीबीआई हर जगह लगा दिया जाता है हमारे खिलाफ। बस प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये एजेंसी उनके पीछे लगती है जो गड़बड़ करते हैं। बरसों से जो देश को खा रहे थे, देश की जनता को खा रहे थे, भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे थे, परिवारवाद की राजनीति कर रहे थे। जब उनने गड़बड़ की, उस गड़बड़ पर कार्रवाइयां शुरू हुई तो फिर ईडी की बात करने लगे, दुरुपयोग की बात करने लगे। देखिए, गड़बड़ की है तो ये नरेंद्र मोदी है जो कोई मुरब्बत नहीं पालेंगे और गड़बड़ करने वाले को सजा मिलेगी, बच नहीं सकता गड़बड़ करने वाला। अब इसमें ईडी की बात कोई कहने लगे, ये तो बेकार सी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है या शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पे? चंद्रयान की खुशी पर आप इसको जीतने की कोशिश करेंगे या अपने काम पे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमपी के मन में मोदी है या एमपी के मन में मामा है? देखिए, देश के मन में मोदी है और एमपी के मन में मोदी है। मोदी जी है, उनका कोई मुकाबला नहीं है दुनिया में। मोदी जी केवल भारत के नहीं, दुनिया के नेता है और भारत के लिए भगवान का वरदान है नरेंद्र मोदी जी। असेट है हमारे लिए नरेंद्र मोदी जी। गर्व होता है कि ऐसा नेतृत्व हमको मिला है जो देश को इतनी ऊंचाइयों तक ले जा रहा है। पर राज्य के चुनाव में उनको सीएम मिलेगा ना, पीएम थोड़ी मिलेगा। राज्य के चुनाव वो सीएम चुनेंगे, उसकी चिंता आप क्यों करते? पीएम के काम पे सीएम का फैसला कैसे होगा? देखिए, जो काम होता है उस काम को जनता के बीच में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो जो काम है वो काम गिनाए भी जाएंगे, दिखाए भी जाएंगे। और जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की दोनों जगह होती है तो कितनी तेजी से विकास होता है ये बिल्कुल साफ अलग दिखाई देता है। 2014 तक यहाँ कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी या हमारी थी, कई कामों में बाधा पैदा की जाती थी। अब मैं 2019 की उदाहरण दूं, कमलनाथ जी को जवाब देना चाहिए। जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया। जल जीवन मिशन लॉन्च करने के बाद स्टेट का शेयर नहीं दिया कमलनाथ जी ने, तो जल जीवन मिशन शुरू ही नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम आवास के मकान गरीबों के लिए भेजे, कमलनाथ जी ने मकान वापस कर दिए। नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रारंभ की,
तो किसान सम्मान निधि में किसानों के नाम ही कमलनाथ जी ने लाखों किसानों के नाम नहीं अरे भेजे। सर, वो लेकिन तो जब हमारी सरकार आई तो हमने जल जीवन मिशन भी शुरू किया, हमने प्रधानमंत्री आवास भी तेजी से बनाए, क्योंकि एग्जीक्यूट तो यहाँ करना है। अरे सर, कांग्रेस ने तो यहाँ तक आक्षेप आप पर आरोप लगाया कि अगर गूगल पर कभी आप टाइप करिए स्कैम या फिर घोटाला तो शिवराज जी की फोटो ये उनकी कुंठा बोल रही है। आप इसको मानते हैं कि गूगल पर सर्च करने पे सर, फोटो ये मेरी उन्होंने आ जाएगी? कहा, इसीलिए मैंने यहाँ कोट किया ऐसे। दिन और रात सपने में भी उनको केवल शिवराज दिखाई देता है मध्य प्रदेश में। ये 1.5 हड्डी का 18 साल से बना बैठा है, ये कैसे जाए? तो चारों तरफ से कहीं कुछ हो जाए तो शिवराज जी का काम बोलता है, आपका नाम बोलता है। कई बार वो सपने में भी शिवराज चिल्लाते रहते हैं। आप पूछ लेना उनसे, मामा के अलावा दूसरा नहीं नहीं दिखता सर, आपका उनको। काम बोलता है, आपका नाम बोलता है, केवल काम के कारण। तभी नाम आप क्या होता है? 18 साल तक टिके रहे मध्य प्रदेश में, या फिर आपका कोई विकल्प ही नहीं है बीजेपी के पास? देखिए, काम केवल काम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की साख है, हमारी साख है। और जब वो काम में मुकाबला नहीं कर पाते तो 24 घंटे केवल गाली दो, गाली के अलावा कुछ करते ही नहीं है। मामा ही दिखाई देता है, सपने में भी कई बार उठ के चिल्लाते हैं सर, शिवराज कोई हटाओ। सेकंड इन लीग भी तो होना चाहिए ना, कभी तो युवाओं को भी तरजीह देनी चाहिए, कभी कुछ नए चेहरे भी आने चाहिए। 18 साल हो गए सर आपको, और एंटी इनकम्बेंसी भी इस साल आप पर हावी हो सकती है। अभी तो हम बूढ़े नहीं है, 64 साल की उम्र ही तो है। शिवराज जी, ये बताइए कि 18-20 साल का शासन जब हो जाता है तो हर उपलब्धि भी आपकी है, नाकामी भी आपकी है, यानी कि आपको सब कुछ कर भी लेना चाहिए था। या आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आप मांग रहे हैं लोगों से वोट कि हम मुझे एक बार फिर यहां पर बिठाओ, मैं ये काम और करना चाहता हूं? देखो, किया बहुत है, अगर वो गिनाऊंगा तो मैं दो घंटे इसके आगे ही बता दीजिए। सीधे गिना सकता हूं, लेकिन अब उसके आगे बढ़ना है। जैसे पहले टर्म में हमारी प्राथमिकता थी बिजली, पानी, सड़क था ही नहीं, यहाँ कुछ बुनियादी सुविधाएं नहीं थी, हमने वो किया। इसके बाद हमने एग्रीकल्चर पर, कृषि पर जोर दिया। आपको ये जान के प्रसन्नता होगी कि मध्य प्रदेश में 159 लाख मीट्रिक टन अन्न का उत्पादन था, अब हमने लगभग उसको पहुंचा दिया 700 लाख मीट्रिक टन के आसपास। अन्न के भंडार भर दिए। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो वाइब्रेंट हुई, उसमें खेती का बहुत बड़ा योगदान है। किसान के पास पैसा आया तो वो दुकान पर गया, सामान खरीदा, पूरी अर्थव्यवस्था गतिमान हमारी हो गई। लेकिन अब हम शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा में देखेंगे तो सीएम राइज स्कूल हम बना रहे हैं, जहां बच्चों को ऐसे स्कूल जो प्राइवेट स्कूलों से बेहतर हो। सीएम राइज स्कूल की एक बिल्डिंग बनती है 38 करोड़ में, 40 करोड़ रुपए में। वहां लैब, वहां लाइब्रेरी, वहां स्मार्ट क्लास, वहां प्ले ग्राउंड, बच्चों को बस से लेने जाना, बस से लेने आना, हम उस पर हम ध्यान दे रहे हैं। ग्लोबल स्किल पार्क हमारे यहाँ बन रहा है। अगर आप देखेंगे तो सिंगापुर के सहयोग से हम बना रहे हैं, जहां स्किल्ड मैन पावर हम तैयार करने का काम करेंगे। अब अलग अलग नर्मदा एक्सप्रेस वे, अटल एक्सप्रेस वे, बिंद एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, ये एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमारे बन रहे हैं। मेट्रो के कोच का आज ही मैंने अनावरण किया है। अभी ट्रायल रन मेट्रो का होने वाला है सितंबर के महीने में। अब इससे आगे बढ़ना है। हम अब मध्य प्रदेश को आईटी का हब बनाना चाहते, टेक्सटाइल का हब बन गया, ऑटोमोबाइल का हब बन गया। तेजी से उद्योग आ रहे हैं, तेजी से निवेश आ रहा है। हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तो 15 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव हमारे पास आए, जिनको हम जमीन पर उतार रहे हैं। स्टार्टअप की नीति हमने बनाई, हमारे बच्चे अब स्टार्टअप प्रारंभ कर रहे हैं। 3700 स्टार्टअप्स मध्य प्रदेश के बच्चों ने प्रारंभ किए हैं। यूनिकॉर्न भी अब मध्य प्रदेश में हमारे पास है। इंक्यूबेशन सेंटर मध्य प्रदेश में लगातार खुल रहे हैं। तो अब जहां तक हम पहुंचे उससे आगे मध्य प्रदेश को ले जाना है, उसका हम सफर तय कर रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश की जो इकोनॉमी हमने तय किया है कि $550 बिलियन की इकोनॉमी मध्य प्रदेश को बनाएंगे। देश अब 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री जी ने कहा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी देश को बनाना, तो उसके लिए $550 बिलियन की इकोनॉमी। कितनी सीटें आपको लग रहा है कि इस बार आप हासिल कर पाएंगे? एक प्रेडिक्शन ले लेते हैं ताकि फिर जब आप चुनाव के रिजल्ट्स आएंगे उस दिन भी आपसे बातचीत होगी। कितनी सीटें आपको लग रहा है कि इस बार आप जीत पाएंगे? देखिए, पिछली बार 2013 में 165 सीटें हमने जीती थी। हम उस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे इस बार। 18 सोचना ही नहीं चाहते हैं बीच में? नहीं, बीच में आया और चला गया। जो चला गया उसे भूल जा। जी, चलिए इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिवराज सिंह चौहान साहब, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। आज तक के मंच पर आने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। चुनाव करीब है और उसके बाद, नतीजों के बाद आपसे बातचीत होगी। देश दुनिया की आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आज तक की टीम को। और आप मध्य प्रदेश में आए, मेरे लिए तो सब लाडली बहनाएं हैं। राखी का त्योहार आ रहा है,
राखी की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत 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 शुक्रिया। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।